नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बायोलॉजी के इस बेहतरीन सीरीज में, जिसका हमने नाम रखा है बायो बेसिक विथ विशाल। और ये सीरीज का चौथा लेक्चर होने वाला है, अर्थात ये सीरीज का लास्ट लेक्चर ही होने वाला है। इस लेक्चर के बाद हम लोग चैप्टर पे मूव कर रहे होंगे और जैव प्रक्रम की बात कर रहे होंगे, जो कि हमारा बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है पोषण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण को लेकर, पोषण के बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। खैर वह कल की बात है, कल अर्थात 19 मई शाम 7 बजे मिलेंगे जैव प्रक्रम के साथ। तो आज का लेक्चर बेसिक का अंतिम लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे, आओ सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो मेरे पास कोई स्लाइड है नहीं, अर्थात मेरे पास कोई पीपीटी बना हुआ नहीं है। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वह अपने हाथों से लिख लिख कर आराम से पढ़ाऊंगा। तो आप सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भी एक पेपर और एक पेन ले लेंगे या फिर कॉपी और कलम ले लेंगे और साथ साथ हमारे साथ लिखेंगे। और जब मैं किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करूं तो आप शांति के साथ उस टॉपिक को सुनोगे, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डीएनए के बारे में जान रहे थे। तो डीएनए के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम कुछ टॉपिक पे जानने वाले हैं, जैसे कि डीएनए क्या होता है। ऐसे ही एक और टर्म है क्रोमैटिन क्या होता है। डीएनए के बाद हम जानेंगे क्रोमैटिन क्या होता है। आपका सारा ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए। और ऐसे ही हम जानेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अनुवांशिकता के बारे में, वहां पे भी ये टर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे एक और टर्म है जिसे हम लोग जीन बोलते हैं। एक और टर्म आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस इस डीएनए को हिंदी में डीएनए, जीन को हिंदी में जीन बोलते हैं। क्रोमैटिन क्रोमैटिन, क्रोमोसोम को आप लोग बोल देते हो गुणसूत्र। क्रोमोसोम को क्या बोलते हो आप लोग, क्रोमोसोम को आप लोग बोलते हो गुणसूत्र, ठीक है। और इस न्यूक्लियोलस को आप लोग बोल देते हो केंद्रिका। केंद्रिका। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ और टॉपिक, जैसे कि हमारे पास है एनिमल सेल क्या होता है, अर्थात जंतु कोशिका क्या होती है। एनिमल सेल जिसे आप बोलते हो जंतु कोशिका। और ऐसे ही एक और होता है जिसे हम लोग प्लांट सेल अर्थात पादप कोशिका के नाम से भी जानते हैं। प्लांट सेल, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को हम लोग प्लांट सेल बोल देते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका। तो मेनली आज की इस लेक्चर में हम इन्हीं टर्म को डिस्कस कर रहे होंगे। एक बात आपको बता दें कि हम जो भी बेसिक का लेक्चर लिए हैं उसमें आप चीज एक नोटिस किए होंगे कि मैं आपको कभी ये नहीं बताया कि जीन किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं, क्रोमैटिन किसे कहते हैं। मेरा बेसिक पढ़ाने का बस एक ही मोटिव है कि आप डीएनए शब्द को सुनो तो आपके दिमाग में इसके प्रति कुछ विचार आने चाहिए। वह विचार ही आपके मन में सेट करने का मेरा मोटिव है, आपके ब्रेन में सेट करने का मोटिव है। अगर हम चैप्टर में क्रोमैटिन शब्द बोले तो आप इस क्रोमैटिन को सुनकर क्या सोचोगे इसके बारे में, बस यही मेरा मोटिव है बेसिक पढ़ाने का। अगर हम बोले क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम के प्रति आपके मन में कौन से थॉट उत्पन्न होंगे, बस यही मोटिव है। ऐसे न्यूक्लियोलस क्या होता है, जीन के प्रति क्या आएगा। अगर हम एनिमल सेल बोले, प्लांट सेल बोले तो आपके मन में कौन कौन से थॉट उत्पन्न होंगे, बेसिकली यही सब जानने के लिए हमने सबसे पहले बेसिक लेकर आए थे। और बेसिक एक और कारण था, हमें आपके सामने अपने को इंट्रोड्यूस करना था कि हम कैसे पढ़ाते हैं, मेरा बोलने का कला क्या है, कैसे बोलते हैं, कैसे लिखवाते हैं। तो ये आप 4 लेक्चर में आप और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वह सेट हो गया होगा। आप मेरे साथ शायद हो सकता है कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। और एक और यकीन दिला दूं आपको कि जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो एक नया अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आप
अभी तक उस चैप्टर को उस नजरिया से नहीं देखे होंगे। आप अभी तक उस चैप्टर को उस नजरिया से नहीं देखे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सर, ये मास्टर, ये भैया क्या बात कर रहे हैं। तो आपको शाम 7 बजे कल यानी 19 मई को, कब? कल यानी 19 मई को शाम 7 बजे, 19 मई को शाम 7 बजे इसी चैनल, जो कि बोर्ड्स गुरु का चैनल है, इसी चैनल पे आना है, जहां आपको जैव प्रक्रम की दुनिया में आपको ले चला जाएगा और एक नई सोच के साथ। आप देखोगे कि अच्छा, हमारे अंदर श्वसन तंत्र इस कारण से है। अच्छा, पाचन तंत्र का इसी कारण से भगवान जी पाचन तंत्र को हमारे अंदर इंट्रोड्यूस किए। पाचन तंत्र ये काम करता है। परिवहन तंत्र अर्थात ब्लड का ये काम होता है। आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और कल का क्लास देखें। कल का क्या, जो भी जैव प्रक्रम पढ़ाया जाएगा, जो भी बायोलॉजी पूरा कवर कराया जाएगा, वो एक अलग आपको लेवल दिखेगा। और एक आपको बात बता दें, ये लेवल लो से अपर लेवल तक होगा, लोअर लेवल से अपर लेवल तक होगा। किसी किसी को लगेगा कि लेवल ही नहीं है, किसी किसी जनाब को लगेगा लेवल बहुत ज्यादा है, और कुछ हैं जिन्हें लगेगा कि इसमें कुछ लेवल ही नहीं है। तो अपने को बस एक ही काम करना है, उन भाई से सीखना है जिनको लगता है कि लेवल नहीं है, तो सब लोग सीखेंगे कुछ, और जिनको लगता है लेवल अप है तो उसके लिए हम हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको वह चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो खैर, उस चैप्टर की बात हम लोग कल करेंगे। आज क्या करेंगे, आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस सब टर्म का मतलब समझते हैं। मेरे पास कोई स्लाइड है नहीं, तो मैं आराम आराम से एक एक करके स्लाइड पे अपने हाथों से लिखकर, और आप भी कलम कॉपी निकाल लीजिएगा और साथ साथ लिखिएगा। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पे कल हमने छोड़ा था। कल हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहले हम एक सेल को ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास सेल, और सेल के अंदर हम न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है वह डबल मेम्ब्रेन होता है, अर्थात दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होता है। इसके बाहर जो लेयर होता है वह 2 लेयर होता है, अर्थात 2 झिल्ली होती है। यह है न्यूक्लियस, और इसी के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है वही उपस्थित होता है। कल हमने जाना था कि डीएनए का जो लेंथ है वह एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, और ऐसा सेल हमारे अंदर कम से कम 100 ट्रिलियन होता है, अर्थात 100 खरब कोशिका उपस्थित होती है। तो अगर एक बात बताओ, जब एक कोशिका के अंदर 2.2 मीटर, तो 100 खरब के अंदर कम से कम 220 खरब मीटर लंबा डीएनए हमारे अंदर उपस्थित है। तो क्या हमनी का जो शरीर का साइज है, हाइट है, उसमें इतना लंबा डीएनए फिट कैसे होता है? तो उसके लिए डीएनए का पैकेजिंग पढ़ना होगा, और डीएनए का पैकेजिंग मेरे अकॉर्डिंग 12th में डिटेल में पढ़ना है आपको, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बस ये चर्चा हम करने वाले हैं आपके सामने कि डीएनए क्या होता है, और वही पैकेजिंग में कुछ रूप आता है डीएनए का, कुछ फॉर्म आता है जिसे हम क्रोमैटिन बोल देते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोल देते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। तो जीन क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, आइए इस टर्म का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम मतलब समझते हैं डीएनए का। किसका? डीएनए का। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो ये है हमारा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है। तो आइए इसको हम डबल मेम्ब्रेन बनाते हैं सबसे पहले। तो ये वो डबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर अगर डीएनए इस फॉर्म में है तो इसको हम बोलते हैं डीएनए। लेकिन इसको और हम कंडेंस कर दे, कंडेंस का मतलब होता है संघनित, कंडेंस का मतलब होता है संघनित। ये डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर इस रूप में नहीं होता है। तो भैया किस रूप में होता है, आइए बताते हैं। ये डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस फॉर्म में होता है, बहुत ही कंडेंस फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग बेसिकली क्रोमैटिन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे होंगे। एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको क्रोमा, और एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको टिन। ये जो क्रोमा है
इस क्रोमा का इंग्लिश मीनिंग होता है कलरफुल, हिंदी में जिसको रंग बिरंगा बोल देते हैं। और टीन का इंग्लिश में मतलब होता है, या हिंदी में मतलब होता है धागा, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड। तो ये जो क्रोमेटिन है ये कलरफुल धागा की तरह संरचना होता है। कोई पूछे क्रोमेटिन क्या होता है, तो डीएनए के संघनित रूप को हम लोग क्रोमेटिन बोल देते हैं। डीएनए के संघनित रूप को हम लोग क्रोमेटिन बोल देते हैं। अगर इस फॉर्म में है, आपको ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग बोल देंगे डीएनए। इस डीएनए को और कंडेंस कर दो, इसको और कंडेंस कर दो, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन। तो डीएनए के कंडेंस्ड रूप को अर्थात संघनित रूप को हम लोग क्रोमेटिन बोलेंगे। और एक और बात हम लोग बता दें, जब आप एक साधारण सी कोशिका को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, तो हमारा अनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए आपको क्रोमेटिन के रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा? क्रोमेटिन के रूप में दिखाई देगा। और ये जो कंडेंस फॉर्म है, ये डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन के ऊपर रैप होता है। किस पे? हिस्टोन नामक प्रोटीन के ऊपर रैप होता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन के ऊपर रैप होता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन, और इसी के ऊपर डीएनए हमारा, इसी के ऊपर डीएनए हमारा रैप होता है। इस संरचना को हम लोग बोल देते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होता है, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्रोमेटिन। क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं भाई? क्रोमेटिन। ये हिस्टोन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, हिस्टोन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछते हैं, ये है हमारे सामने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक बात बताओ, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात हमारा डीएनए धन आवेशित होता है या फिर ऋण आवेशित होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा धन आवेशित होता है या फिर ऋण आवेशित होता है? कमेंट करके बताओगे। और इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। आइए यहाँ पे हम आपके सामने टाइमर भी लगा देते हैं। आपके सामने हम लगा देते हैं टाइमर, और टाइमर आपका शुरू होता है यहां से। 10 सेकेंड का टाइमर है आपके पास। ये टाइमर क्या बताएगा आपको, कि आपको बताना है कि जो हमारा डीएनए है वह धन आवेशित होगा कि ऋण आवेशित होगा, धन आवेशित कि ऋण आवेशित। आइए हम बताते हैं। ऐसे आप इसको जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तब जानोगे। यहाँ पे आपको जब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को ध्यान से देखोगे, तो आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा एसिड। और एसिड का कंसेप्ट होता है जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करे, जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करे। तो जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करे उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग बोल देते हैं एसिड। जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करे उसे हम लोग बोल देते हैं एसिड। तो एक बात बताओ, अगर इसमें से मानो ये कोई संरचना, कोई बॉडी है, इस पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर इस पे से एक प्लस चार्ज को आप रिमूव कर दो तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज होगा माइनस। ऐसे ही अगर ये न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोजन आयन का त्याग कर रहा है, तो डीएनए के ऊपर जो टोटल आवेश होगा वह धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा? तो ये आवेश जो होगा वह ऋण आवेश होगा। क्या आवेश होगा? वह ऋण आवेश होगा। डीएनए के ऊपर ऋण आवेश अर्थात ये निगेटिव चार्ज होता है। आइए इसके पीछे बता रहे थे क्या। तो ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए ये ऋण आवेशित होता है। और ये जो आपको हिस्टोन प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ऑक्टामर के फॉर्म में होता है। डीएनए जो है वो ऑक्टामर, ऑक्टामर का मतलब होता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो ये हिस्टोन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, 1 2 3 और ये टोटल 8। अब दिखाई दे रहा है आपको 4 बोलोगे, 4 हम बोले 8, ये 4 आगे और 4 पीछे होता है। इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोल देते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अगर इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर हम डीएनए को रैप कर दें, क्या कर दें? इस डीएनए को रैप कर दें, तो इस संरचना को, पूरी संरचना का हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। इस संरचना को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हम आपको ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं,
मेरा एक ही मोटिव है कि आप न्यूक्लियोसोम को देखो तो आपके दिमाग में यह कंसेप्ट जाए कि जो डीएनए है वह हिस्टोन के ऊपर रैप है, डीएनए जो है वह हिस्टोन के ऊपर लपटाया हुआ है, उस संरचना को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ऐसे एक संरचना का नाम होता है हमारे पास जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जिसे हम हिंदी में केंद्रिका बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चा केंद्रक को केंद्रिका समझ लेते हैं, केंद्रक को केंद्रिका समझ लेते हैं। एक बात आपको बता दे, ये न्यूक्लियोलस डीएनए का ही भाग होता है। तो डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग या खंड जो आरएनए बनाता है, डीएनए का वह भाग या खंड जो अब ये आरएनए क्या होता है आगे आप जानोगे। जो आरएनए बनाता है उसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोल देते हैं, केंद्रिका बोल देते हैं। जैसे आओ बताते हैं, मान लो ये एक प्रकार का डीएनए है और डीएनए के इस भाग से आरएनए बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस है, ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव के अंदर उपस्थित होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे हम लोग केंद्रक द्रव बोल देते हैं। अब ये केंद्रक द्रव किस वस्तु का नाम है, आइए हम बताते हैं। एक ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड या तरल पदार्थ उपस्थित होता है, इस तरल पदार्थ को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर बात करें हम सेल का, जैसे ये मान लो एक प्रकार का सेल है और सेल के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर के द्रव को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के द्रव को बोलते हैं हमनी के न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये आपको दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म, जिसे आप कोशिका द्रव बोलते हो, और न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाई दे रहा है केंद्रक द्रव जिसे बोलते हो। इस केंद्रक द्रव के अंदर ही हमारा डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए किस रूप में उपस्थित होता है? तो क्रोमैटिन के रूप में। किसके रूप में, किस फॉर्म में होता है? ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। और यही पे एक संरचना पाया जाता है जिसे आप न्यूक्लियोलस बोल देते हो। क्या बोल देते हो? इसे ही आप न्यूक्लियोलस बोल देते हो। ये है क्रोमैटिन और इसे ही आप न्यूक्लियोलस बोल देते हो। तो न्यूक्लियोलस इस डीएनए का ही भाग है जिससे आरएनए बनता है। आरएनए कहने का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए बनता है। तो न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, अर्थात न्यूक्लियोलस क्या है? डीएनए का भाग है। और न्यूक्लियस क्या है? जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। न्यूक्लियस क्या है? जिसमें डीएनए उपस्थित हो, अर्थात केंद्रक किसे बोलेंगे? जिसके अंदर डीएनए उपस्थित हो, अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित हो। और केंद्रिका, तो यह डीएनए का भाग है जो आरएनए को बनाता है। तो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म समझ में आ गया होगा, आपको क्रोमैटिन समझ में आ गया हो। क्रोमैटिन क्या होता है? तो क्रोमैटिन भी डीएनए का ही भाग है जो कंडेंस हो गया है। तो डीएनए के संघनित रूप को हमनी की क्या बोल देते हैं? तो क्रोमैटिन बोल देते हैं। ऐसे ही एक संरचना होता है जिसे देख लो, आओ बताते हैं। ये मान के चलो हमारा है डीएनए। क्या है? डीएनए। अब इस डीएनए को आप कंडेंस्ड कर दो या संघनित कर दो, संघनित कर दो तो ये रूप ले लेगा। इसको हम बोलेंगे डीएनए। डीएनए को कंडेंस कर दो, संघनित कर दो, तो जो संरचना आपको प्राप्त होगा इसे हम लोग बोल देते हैं, इसे हम लोग बोल देते हैं क्रोमैटिन। इसे बोल देते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है जो कलरफुल होता है। और इस क्रोमैटिन को अगर आप और कंडेंस्ड कर दो, इस क्रोमैटिन को अगर आप और कंडेंस्ड अर्थात संघनित कर दो, तो जो संरचना आपको दिखाई देगा उसे ही हम न्यूक्लियस नहीं, उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्रोमैटिन को और कंडेंस कर दे रहे हैं।
और ये कंडेंस भाग को हम लोग नाम देते हैं क्रोमोसोम, जिसे आप बच्चों प्यार से गुणसूत्र बोलते हो। क्या बोलते हो? इसे ही आप लोग गुणसूत्र बोलते हो, गुणसूत्र बोलते हो। और इसे ही आप आगे चलकर कुछ इस प्रकार से बनाओगे। इसका आप आउटलाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? आउटलाइन ड्रॉ करोगे और बोलोगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इस गुणसूत्र का आउटलाइन है, जिसे आप गुणसूत्र बोलते हो आम भाषा में। लेकिन ये जो है ये इस गुणसूत्र का आउटलाइन है। आउटलाइन का क्या मतलब है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे अगर हम इस पे हाथ रखें और हाथ रखने के बाद इस पे अगर हम अपना आउटलाइन को ड्रॉ करें, ये आउटलाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, अरे भाई ये आउटलाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या ये मेरा हाथ है? नहीं, ये मेरे हाथ का आउटलाइन है, ये मेरे हाथ का आउटलाइन है। ठीक वैसे ही ये जो क्रोमोसोम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस क्रोमोसोम का आउटलाइन है, ये इस क्रोमोसोम का आउटलाइन है। तो क्रोमैटिन क्या होता है? तो क्रोमैटिन डीएनए के संघनित भाग को हमनी के क्रोमैटिन बोल देते हैं। डीएनए के संघनित रूप को हमनी के क्रोमैटिन बोल देते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही बिखरा बिखरा हुआ सा रहता है। अगर डीएनए के अधिक संघनित भाग को या डीएनए के अधिक संघनित रूप को हमनी के क्रोमोसोम बोल देते हैं। और एक और बात, ये जो क्रोमोसोम है यह केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। ये क्रोमोसोम है यह केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। ठीक है भाई, डीएनए ठीक है, क्रोमैटिन ठीक है, क्रोमोसोम ठीक है, डीएनए के संघनित रूप को क्रोमैटिन बोलते हैं। इस क्रोमैटिन पे क्या होता है? तो इस क्रोमैटिन के ऊपर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम, जिसे हमने के विट्स ऑन स्टिंग बोल देते हैं, अर्थात मोती के माला जिसे हम बोल देते हैं, ये है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का मतलब अभी समझाए हैं। जैसे हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर अगर डीएनए रैप है तो संरचना को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? केंद्रक द्रव। तो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है उसे ही हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव बोल देते हैं। ऐसे ही एक और टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। अब ये जीन क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लो ये हमारे सामने, ये आपके सामने हम बना दिए, क्या बना दे रहे हैं? डीएनए को बना दे रहे हैं। ये रहा, थोड़ा और थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा, ये रहा आपके समक्ष डीएनए, ये रहा आपके समक्ष डीएनए, ये रहा आपके समक्ष डीएनए। और डीएनए का मान लो ये डीएनए का ये भाग, डीएनए का ये भाग, डीएनए का ये भाग, डीएनए का ये भाग, इसको हम क्या करते हैं? इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन, नहीं रेड रहने दो, इसको कर दो आप ग्रीन, लो इसको भी कर दो आप ग्रीन। देखो ये डीएनए के कुछ भाग हैं, कुछ खंड हैं। तो अगर डीएनए के इस भाग से, डीएनए के इस भाग से आरएनए बन रहा है, क्या बन रहा है? डीएनए के इस भाग से आरएनए, नाम सुने हो आरएनए, डीएनए, आरएनए, वही आरएनए का बात हो रहा है। अगर डीएनए के इस भाग से आरएनए नहीं बन रहा है, डीएनए के इस भाग से आरएनए बन रहा है, डीएनए के इस भाग से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए के इस भाग को हम लोग जीन बोल देंगे, जीन बोल देंगे। इससे नहीं बन रहा है तो इसको हम लोग जीन नहीं बोलेंगे। अगर इससे बन रहा है तो इसको हम लोग जीन बोल देंगे। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जीन आखिरकार होता क्या है, तो जीन डीएनए का वह खंड या टुकड़ा है जिससे आरएनए बनता है। आइए इस बात को हम लिख देते हैं। जीन डीएनए का
जीन डीएनए का वह खंड, जीन डीएनए का वह खंड या टुकड़ा है, वह टुकड़ा है जो आरएनए बनाता है, जो आरएनए बनाता है, और इसी से आगे प्रोटीन बनता है, बॉडी बनता है, ये बात की बात है, आरएनए बनाता है। तो जीन डीएनए का वह खंड या टुकड़ा है जो आरएनए बनाता है। और एक और बात, आपकी भाषा में अगर जीन की बात करें तो जीन ही वह पदार्थ है जिसके चलते किसी बच्चे में माता पिता का गुण ट्रांसफर होता है। अगर कोई बच्चा लंबा है तो उसके अंदर लंबाई का जीन उपस्थित है। अगर कोई बच्चा बौना है तो उसके अंदर बौनेपन का जीन उपस्थित है। कोई बच्चा बहुत ही खूबसूरत है तो उसके अंदर खूबसूरती का जीन उपस्थित है। कोई बहुत ही गोरा है तो उसके अंदर गोरा का जीन उपस्थित है। काला है तो कालेपन का जीन उपस्थित है। तो जीन के चलते ही किसी जीव के अंदर, जीन के चलते ही किसी जीव के अंदर गुण विकसित होते हैं। क्या विकसित होते हैं? जीन के अंदर। तो कोई पूछे क्रोमैटिन, तो डीएनए के संघनित रूप को क्रोमैटिन बोलते हैं। ज्यादा संघनित रूप को हम लोग गुणसूत्र बोल देते हैं। और डीएनए का वह भाग या खंड जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग जीन बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक और छोटा सा डिफरेंस समझ लो आप। एक होता है प्लांट सेल, प्लांट सेल, और एक आपके सामने है एनिमल सेल। सॉरी, अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंस का बात करें तो ये याद रखना, इसका जो बाहरी परत है, प्लांट सेल का जो बाहरी परत है वह सेल वाल है, सेल वाल, जिसे आप कोशिका भित्ति बोलते हो। ये कोशिका भित्ति होता है। प्लांट सेल का जो बाहरी परत है वह कोशिका भित्ति है, और एनिमल सेल का जो बाहरी परत है, बाहरी परत है वह सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, जिसे आप कोशिका झिल्ली बोलते हो। क्या बोलते हो? कोशिका झिल्ली बोलते हो। ये मेजर डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस हम आपको बता देते हैं, ये जो प्लांट सेल है इसमें जो वैक्यूल, वैक्यूल कहने का मतलब है रिक्तिका, वैक्यूल कहने का मतलब है रिक्तिका, इसमें जो रिक्तिका होता है वह बड़ा होता है, और इसमें जो रिक्तिका होता है वह छोटे होते हैं। तो ये है प्लांट और एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे। हमने बहुत सारा बेसिक बात पढ़ा, और जो भी बेसिक छूट गया होगा, और बहुत सारा बेसिक हम इसलिए छोड़ दिए कि कुछ बेसिक तो चैप्टर के लिए भी होना चाहिए, कुछ बेसिक चैप्टर के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वहां से ही चैप्टर कनेक्ट होगा। अगर हम यहां बता दिए तो फिर उस चैप्टर का कोई महत्व ही नहीं रहा। तो इस कारण से कुछ ऐसे बेसिक हैं जिसे हम चैप्टर के अंदर समझाएंगे। ये ऐसे बेसिक हैं जो आपको क्लास 9, क्लास 8, क्लास 5, क्लास 4 में आपको पढ़ना होना होता है। तो आप अगर पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो हम आपको इस सब से आपको रूबरू कराए हैं। हम अभी तक आपको किसे कहते हैं उसे कहते नहीं पढ़ाए हैं, हम आपको बस उस टॉपिक से रूबरू कराए हैं कि अगर आपको सामने इस टॉपिक का नाम है तो आप अपने दिमाग में क्या समझोगे। क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, आओ देखते हैं क्या क्या पढ़ लिए। कह दो तुम्हें या चुप रहूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था लैटिन और ग्रीक भाषा के बारे में, समझा था कि लैटिन एक प्रकार की मृत भाषा है। उसके बाद हमने के देखा था साइंस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से ओरिजिन हुआ है, जिसे हम लोग साइंसिया बोलते हैं, जिसका मतलब नॉलेज होता है। इसके बाद हम लोग साइंस का ब्रांच पढ़े थे, प्योर साइंस और एक स्यूडो साइंस। प्योर साइंस का मतलब होता है फिजिकल,
और बायोलॉजिकल। इसी फिजिकल के अंतर्गत आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। इसी फिजिकल के अंतर्गत आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है, बायोस और लोगोस। इसके बाद हमने क्या विज्ञान के बारे में जाना था। विज्ञान के ब्रांच को हमने डिस्कस किया था, ब्रांच क्या होते हैं। विज्ञान में एक बैक्टीरियोफेज था और बैक्टीरियोफाज का मतलब हम बताए थे। बैक्टीरियोफाज सुन के बैक्टीरिया समझा था क्या, वायरस है मैं, तो ये बैक्टीरियोफाज के बारे में था। उसके बाद हमने कुछ फादर पढ़े थे कि विज्ञान के फादर, जो विज्ञान के फादर कौन कौन है। उसके बाद लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस हम देखा था। इसके बाद हमने एक मेजर टॉपिक भी डिस्कस किया था कि जब भी हमने क्या सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि हमने के सांस के दौरान हवा को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लांट के ऊपर भी बात किए थे कि प्लांट किसका यूज करता है या किसे लेता है। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश संश्लेषण समय CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, और शोषण कर CO2 छोड़ता है और O2 लेता है। सनलाइट नहीं होगा तो ये प्रकाश क्रिया बाधित हो जाएगी, ये बात हमने जाना था। वायरस के बारे में जाना था कि यह ना ही मृत होता है और ना ही जीवित होता है। जिसे हम लोग बाउंड्री पर रखता है, अगर जीवित के अंदर गया तो सजीव बोलते हैं हमने के। ऐसे ही कोशिका के बारे में जाना था कि सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, तो संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। इसी कारण से क्रियात्मक इकाई, एक कोशिकीय जीव के बारे में देखे थे, बहुकोशिकीय जीव को देखा था हमने। अमीबा के आकार को डिस्कस किया था। ये उत्तक अंग के मिलने से उत्तक, उत्तक के मिलने से अंग, अंग से अंगतंत्र जीव के बारे में हमने जाना था। उसके बाद कोशिका खोज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमने अनुवांशिक पदार्थ के ऊपर डिस्कस किया था कि बउआ के आंख कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो ये कुछ टॉपिक था, ऐसे ही बहुत सारा टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया था कोशिकांग के बारे में, कोशिकांग के प्रकार, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। तो ये बेसिक आज कंप्लीट हुआ और अगले लेक्चर में यानी कल शाम 7 बजे, जो कि डेट है 19 मई, हमने के जैव प्रक्रम को शुरुआत कर रहे होंगे और जैव प्रक्रम को एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको खुश रहना है, मस्त रहना है और हमेशा स्वस्थ रहना है। चलिए, धन्यवाद।